नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। अगर आपको एक बहुत खूबसूरत सी रोमांटिक कविता लिखनी है, तो अगर आप कवि नहीं है या आपको लिखने की लैंग्वेज की उतनी बातचीत नहीं आती है, तो शायद आपके लिए मुश्किल होगी। या आपको एक बहुत अच्छा सा कोई निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, ब्लॉग लिखना है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है, या कोई और ऐसी चीज़ करनी है जो शायद आपको मुश्किल आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, तो कैसे करेंगे आप? आपकी ज़िंदगी कैसे मुश्किल आसान होगी? इसके लिए एक बहुत आसान सा रास्ता आया है जो आजकल आप चर्चा में सुन रहे होंगे, चैट जीपीटी। ये एक चैट बॉट है जो आपकी मदद करता है। हिंदी में समझिए कि आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट आपको दे दिया गया है। उसको आप बोलिए कि आप मेरे लिए एक बहुत अच्छी सी कविता लिखिए, तो वो लिख देगा। आपको केवल टॉपिक बताना है उसको, या आप उसको कोई असाइनमेंट अपना दे सकते हो, वो असाइनमेंट करके देगा। बहुत सारे काम आपके वो असिस्टेंट के तौर पर करेगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा के तौर पे सामने आती है। बच्चों के लिए होमवर्क कर सकता है, वो कोड लिख सकता है। वो अगर आप सॉफ्टवेयर के कोड भी लिखवाना चाहते हो तो वो भी लिख देगा वो। ये एक ऐसी चीज़ दुनिया में निकल के आई है जिसमें बहुत चर्चा हो रही है, चैट जीपीटी। जिस भी टेक सेवी आदमी से बात करिए या किसी से भी बात करिए, उसको लगता है कि एक बहुत अनोखा क्रांतिकारी चीज़ उनके हाथ में लग रहा है, चैट जीपीटी। ये AI बेस्ड एक प्रोडक्ट है, कह सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मदद करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर इमोशन में हम डाल दें तो और ज़्यादा डेडली कॉम्बी बनता है इसका। इसी ओपन AI नाम की एक कंपनी ने चैट जीपीटी नाम का एक प्रोडक्ट बनाया जो इसका बीटा वर्जन दुनिया भर में अवेलेबल है और इसका फाइनल वर्जन आने वाला है। इस कदर ये पॉपुलर हुआ है कि नवंबर में जब से लॉन्च हुआ है, इसमें लाइन लगी है लॉगिन बनाने वालों की। मिल नहीं रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है और मुश्किल से वो लोग इसमें लॉगिन कर पा रहे हैं। लेकिन इसके कई पहलू बहुत कमाल के हैं कि ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाता है। जैसे गूगल क्या करता है आपकी ज़िंदगी, आपको एक कोई चीज़ जानकारी चाहिए, आपने गूगल में कीवर्ड डाला, सर्च मारा, तो वो उससे रिलेटेड जितने दुनिया भर में आर्टिकल लिखे हैं या कहीं पे वो वर्ड यूज़ हुआ, वो आपके सामने ला कर रख देता, फिर आप चुन लेते हैं उसमें से। उससे एक कदम आगे कि आपने बताया कि हमें ये चाहिए, तो एग्जैक्टली वही ला के देगा जो आपको चाहिए। यानी उससे एक स्टेप आगे की चीज़ है जिसको हम चैट बॉट। अभी ये कन्वर्सेशन आपका लिख के होता है, लेकिन ये बात भी करेगा आपसे, आप उसको बोल सकते हैं। एलेक्सा का एक्सपीरियंस होगा, कुछ वैसा आप समझने की कोशिश करिए इसको मोटे तौर पे। या ये समझिए कि एक ऐसी रोबो, एक ऐसा मशीन आपके पास जो आपके फीलिंग्स को समझता है और वो अपना दिमाग भी लगा सकता है। रजनीकांत की फिल्म आपको याद होगी, रोबो, जिसमें मशीन अपना दिमाग भी लगाने लगता है। ऐसी प्रोडक्ट के बारे में दुनिया में चर्चा हो रही है। हाल ही में दुबई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बहुत बड़े बड़े दुनिया के टेक लोग शामिल हुए और उन्होंने इसकी अच्छाइयों के साथ इसकी चिंता भी जाहिर की कि चैट जीपीटी एक बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट हो सकता है अगर इसको ठीक से सामने नहीं रखा गया तो। इसके जितने अनगिनत फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके वन ऑफ द फाउंडर हैं इलॉन मस्क। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, हालांकि अब वो इसके फाउंडिंग से निकल गए हैं। उन्होंने 2017-18 में जब शुरुआत की तब जुड़े थे, बाद में इससे एग्जिट ले लिया, लेकिन अभी भी उसको एक कंट्रीब्यूटर है, उसको डोनेशन देते हैं। उन्होंने तक ये कहा कि ये सिविलाइजेशन के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। इस तरीके से ये खतरनाक है, इसकी सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे पर्सनल डेटा, आपके नहीं पूरी दुनिया के डेटा कोलेक्ट करता है और उसको आपके लिए समराइज़ करके जो भी आप मांगते वो आपको दे देता है। तो एक रिस्क बनता है इसमें, क्योंकि वो अपने आप जितना अभी तक सोच रहे थे उससे ज़्यादा वो एनालाइज कर लेता है, उससे ज़्यादा वो समझ लेता है, उससे ज़्यादा वो है। आपने कभी गौर किया होगा कि आप अपने घर में सिर्फ एक बात ही कर रहे थे और जब आपने अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोला और जैसे नेट चालू किया तो उसमें वो सब चीज़ें पॉपअप होने लगती हैं। ये कैसे होता है? ये कोई चमत्कार कमाल नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका बेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस डिबेट को आज हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम समझना चाहते हैं, तो बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि चैट जीपीटी क्या बला आ गई है और उसने एकदम तूफान मचा रखा है। कुछ लोग तो इतने खुश हैं कि इससे कमाई के आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। यूट्यूब में भरा पड़ा कैसे कमाएं चैट जीपीटी से, कैसे फिल्म की स्टोरी लिखें, कैसे अपना होमवर्क कर ले, कैसे इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। लेकिन एक डिबेट अमेरिका में, दुबई में ये भी चल रही है, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई कि ये एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है हमारे लिए, प्राइवेसी के लिए, IPR के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो क्या है इस पूरे मसले का हल? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो बहुत विद्वान लोग जुड़े हैं उनसे मैं आपको परिचय कराता हूँ। मेरे साथ IIT दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर V राम गोपाल राव साहब हैं।
उनसे बातचीत होगी। साथ ही को रोवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल हमारे साथ हैं, डिजिटल एज के फाउंडर राजा पंथम और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्की। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैंने कोशिश की है लोगों को ये समझाने की कि दरअसल ये है क्या, लेकिन आप लोगों के जरिए समझेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। प्रोफेसर राव, आपने एक आर्टिकल भी लिखा है, क्या ये डेंजर है या गेम चेंजर है, क्या है ये चैट जीपीटी? थिंक ये सब डिपेंड होता है आप कैसे यूज करना चाहेंगे। मैं तो मानूंगा कि एक अच्छा सा असिस्टेंट है। अगर आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रोसेस ऐसा रहता है कि आप कुछ 50 रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, वो एरिया में जितना भी पेपर्स अभी तक अवेलेबल है वो पेपर्स को सारा पढ़ के उसमें कितना तक काम हुआ है वो सब एनालाइज करके उसमें उससे एक समरी बनाएंगे। उसके आगे आप आपका जो ओरिजिनल आइडिया है वो चालू करेंगे। और ये सब अब स्टूडेंट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 months to 1 year लगता है सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी में आप ये सारा रेफरेंसेस दे दीजिए और चैट जीपीटी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। इट हैज ट्रिलियंस ऑफ डेटा उसमें फीड किया गया है। तो चैट जीपीटी विल लुक एट ऑल ऑफ दिस पेपर्स, विल सिंथेसाइज जिसमें जितना भी कंटेंट है वो सारा सिंथेसाइज करके आपको एक नाइस समरी दे देगा। आपको जो अभी महीने लगता है वो सिर्फ कोई सेकंड्स में आपको सारा समरी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स को इमीडिएटली पता चलेगा कि इसमें क्या क्या रिसर्च हुआ है, क्या क्या हुआ है। और वो डेटा इतना ऑथेंटिक नहीं हो सकता है क्योंकि चैट जीपीटी भी रेफरेंसेस देती है अभी भी, तो जाके थोड़ा सर्च करना पड़ता है। बट इससे महीने का काम कोई सेकंड्स में कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा एड है वो रिसर्चर्स के लिए। और चैट जीपीटी सिर्फ एक ही टूल नहीं है, ऐसा एक मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, डैली, तो देयर आर मेनी सच टूल्स। और कोई टूल्स अगर आप इमेजिन करेंगे कोई सिचुएशन को, आप वो टूल्स के सहारे से एक ड्राइंग भी बना सकते हैं। अगर आप वो सोच रहे मून में जा रहे कोई रॉकेट में, तो आपको वो मून में रॉकेट में वो पिक्चर देगा। आप सिर्फ पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन को लेके वो आपके लिए पिक्चर ड्रा करेगा। तो ऐसा अभी तो कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। और चैट जीपीटी ने आजकल तो एग्जामिनेशन पेपर्स को भी, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, अब कभी कोई बताए कि आईएएम का एंट्रेंस में चैट जीपीटी को 100 out of 100 मिला है। तो हम जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर है और जो होमवर्क्स देते स्टूडेंट्स को, नहीं तो कोई ऐसा वाला पेपर सेट करते एंट्रेंस एग्जाम्स को, उन सबको अभी चैट जीपीटी का कैपेबिलिटीज पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं तो हम कोई ओपन बुक एग्जाम देंगे, आईआईटीज में हम बहुत सारा ओपन बुक एग्जाम्स देंगे। अगर स्टूडेंट्स कॉपी करेंगे वो चैट जीपीटी से, और हम उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि चैट जीपीटी से जो लिखा गया है वो बहुत सारा प्लेजरिज्म टूल्स में मिलना भी मुश्किल होता है। क्योंकि आप सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी को 2 अलग अलग टाइम में देंगे, आपको 2 अलग अलग आंसर्स मिलेगा। तो उससे प्लेजरिज्म टूल्स भी अभी अपग्रेड होना चालू कर दिया कि चैट जीपीटी का टेक्स्ट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बट आई थिंक सबको चैट जीपीटी का द पावर और इवन ये ड्राइंग टूल्स जो भी वो ओपन एआई और एआई का टूल्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, बीटा वर्जन्स एंड ऑल ऑफ दैट, उनका कैपेबिलिटीज पता रहना चाहिए ताकि हम भी अपना, अगर जब मैं नेक्स्ट टाइम एक कोई ओपन बुक एग्जाम दूंगा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर देने का कोशिश करना चाहिए कि उसको चैट जीपीटी में नहीं मिल पाएंगे स्टूडेंट्स को। तो ऐसा टीचर्स को भी उनका स्किल्स को अपग्रेड करना है और स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके उनका रिसर्च टाइम को कम कर सकते। आई थिंक आई लुक एट इट एज ए ग्रेट असिस्टेंट राइट नाउ, एंड आई थिंक वी शुड एक्सपोज अवर चिल्ड्रन स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल्स से उनको ये सारा टूल्स जो भी अभी अवेलेबल हो रहे उन सबका एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि अगर वो सॉफ्टवेयर भी लिखने के लिए बोलेंगे तो वो सॉफ्टवेयर को कम टाइम में लिख पाएंगे और मोर इफेक्टिवली लिख पाएंगे। लेकिन ये सब प्रोफेसर राव, ये तो ठीक बात है कि इसके बहुत सारे अच्छे इस्तेमाल हैं, लेकिन इससे बहुत सारे थ्रेट्स भी क्रिएट होंगे ना। जैसे स्टूडेंट के आप एजुकेशन की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो उसमें जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, अब ये जैसे आपने कहा कि एक सवाल का जवाब वो अलग अलग भी दे सकता है, लेकिन अभी तो ये बीटा वर्जन है इसमें, और वो खुद कह रहे हैं एआई वाले
ओपन एआई वाले कि हम इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं, जब इसका फाइनल वर्जन आएगा तो और ज़्यादा नियर परफेक्शन के आसपास पहुंचेगा। अलग अलग कंपनियों के इसी तरीके के और प्रोडक्ट्स हैं, गूगल का भी है, माइक्रोसॉफ्ट का, अलग इसका भी मालिक है माइक्रोसॉफ्ट ही बन गया है। तो ये जो एक थ्रेट क्रिएट करेगा, वो थ्रेट इन द सेंस कि जैसे आज की तारीख में आप बहुत सारे काम इसके थ्रू कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है इन जनरल उसमें फिर काम नहीं हो रहा है, हर आदमी उसके भरोसे बैठा है। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बड़ा सिली लगेगा, बहुत कम मोबाइल नंबर आपको याद होंगे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है हमको याद करने की। तो ये जो एक डिफरेंट तरीके का थ्रेट ये क्रिएट करेगा सिक्योरिटी के लिहाज से। ये कोड लिख सकता है सर, मैं किसी की भी सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता हूँ। ये प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि अगर सब लोग आजकल सोशल मीडिया में इतना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, इतना कुछ चीजें होते रहते हैं सोशल मीडिया में, अगर चैट जीपीटी के पास अगर ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो वो आपका सोशल मीडिया सारा अकाउंट्स को जो भी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, वो सारा डेटा को सिंथेसाइज करके आपका एक पर्सनालिटी प्रोफाइल बना सकते हैं। और आपका लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, आप कौन सा चीज को फॉलो करते हैं, कौन सा चीज को फॉलो नहीं करते, आपका फ्रेंड्स कौन है, उनका क्या है, तो आपका सारा हिस्ट्री अब ये टूल्स के पास रहेगा। तो उससे तो प्राइवेसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो होने ही वाला है। लेकिन आई थिंक ये सब प्राइवेसी इश्यूज अभी भी चैट जीपीटी में आप ऐसा वाला क्वेश्चंस देंगे तो वो आंसर नहीं करता है, क्योंकि इट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अभी भी उनमें लगाया है। बट लेकिन जैसा जैसा कंपटीशन बढ़ते जाएगा, जैसा जैसा ये प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो उधर गवर्नमेंट्स का रोल, पॉलिसी मेकिंग, इन सब का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। But I think these are very effective tools, for someone to become more creative and for someone to become more efficient. The job of 10 software programmers, now 5 people can do by utilizing chat GPT. So I think there will be threats, but every technology का दो sides रहता है, एक positive side रहता है, एक negative side रहता है। तो नेगेटिव साइड को उधर ही पॉलिसीज, वो सब रेगुलेशंस, उनसे वो नेगेटिव साइड को कंट्रोल करने का बहुत आवश्यकता है। और एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट्स का रोल वही होना चाहिए। तो बट जी, थोड़ा सा इसको चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत पड़ सकती है। अंकुश अग्रवाल, ये इलान मस्क कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन की प्रॉब्लम है, विंड सर्फ भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ बनती हुई जा रही है, हमने जैसे सोचा था ये वैसे नहीं बना। अब उन्होंने क्या सोचा था वो हमें बताइए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, या इससे कंसर्न्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और इस पर जो एक डिबेट चल रही है उस पर आपका क्या व्यू है? अब मुझे लगता है प्रोफेसर ने काफ़ी अच्छे से बताया है। एक नई टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी यूज़ भी हो रही है, और हर टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है तो ऐसी डिबेट्स होती हैं और वो होनी भी चाहिए। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कंप्यूटर्स आए, तब भी इस तरह की डिबेट्स मुझे लगता है होती थी कि क्या जॉब्स चली जाएंगी, है ना, क्या इसके मतलब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ योर काइंड ऑफ सर्वेंट और मास्टर। तो अभी अब आप देखें कि अगर टेक्नोलॉजी है, उसके आप देखें कि कहाँ कहाँ अच्छे से यूज़ हो सकती है। जैसे अगर क्या ये हमारे लिए थ्रेट है, हो सकती है, लेकिन हम सब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर ने बोला कि टूल्स भी अपग्रेड हो रहे हैं पैराग्रिज्म के लिए, तो जो भी जितने भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं अब सबको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वो एक अच्छी बात है, राइट। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ हम जैसे लाइफ जी रहे हैं वैसे ही जीते रहे, हम टेक्नोलॉजी के साथ हम अपग्रेड ना हो, वहाँ पे थोड़ी थ्रेट है। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, अच्छे नए यूज़ केसेस ढूंढेंगे, नए यूज़ केसेस से अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, नई कंपनीज खुल सकती हैं, नई इंडस्ट्रीज़ बन सकती हैं। उस एस्पेक्ट में मुझे लगता है ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब देखें कि चैट जीपीटी है, वो क्या नया आइडिया जनरेट कर सकता है? मुझे नहीं लगता, राइट। लेकिन आप देखो कि सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए हमें इनोवेशन करनी पड़ती है, लेकिन उस इनोवेशन के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि अभी तक रिसर्च किया हुई है। प्रोफेसर ने बहुत अच्छे से बोला, तो वो अभी तक की क्या रिसर्च है वो अच्छे से, पहले महीने लग जाते थे, अभी कुछ घंटों में नहीं तो कुछ मिनट्स में हमें एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आगे आपको क्रिएटिविटी करनी है, नए प्रोडक्ट्स बनाने, नया सोचना है, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट अभी
चैट जीपीटी से इंडिया के बाहर ही होस्टेड है, तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल एआई की डिबेट अभी शुरू होगी। तो क्या एआई के बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या सेफ्टी नेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल एआई की जब हम बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी को अच्छे से कैसे यूज़ कर पाएँ और जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको कैसे हम कंटेन कर पाएँ। तो मुझे ओवरऑल इसको पॉजिटिव ही लग रहा है, इसको पॉजिटिव ही देखना चाहिए, ताकि और हम अपने आप को अपग्रेड करें और ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदा होगा, मुझे लगता है इससे। आपने कहा रिस्पॉन्सिबल एआई क्या है? जैसे मुझे ये समझाइए अंकुश, देखिए अगर पूरी दुनिया का डेटा एक साथ अवेलेबल है फ्रीली, है ना, सबके पास सारा डेटा है, आप मेरा भी पर्सनल डेटा, सबका डेटा। एक बार ये डिबेट आधार के समय भी शुरू हुई थी, बहुत उसका विरोध हुआ था, तब भी ऐसे दो खेमे बन गए थे। तो ये हुआ कि जब सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल हो जाएगी और उसको हम एनालाइज करके कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, तो फिर कैसे ये, जैसा आप कह रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल एआई बने, अच्छे यूज़ केस में इस्तेमाल हो, ये कैसे डिसाइड होगा? बिल्कुल, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब नीरज जी, कैसा है कि हम भी अभी आप कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि हम कोरोवर कंपनी का मैं फाउंडर हूँ, तो हम कुछ सिमिलर ऐसा कुछ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसमें हमें रिस्पॉन्सिबल एआई का काफ़ी हम अच्छे से सोच रहे हैं, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। हम क्या कर रहे हैं कि सीधा कंज्यूमर्स को हम अपना प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, राइट। अगर कोई भी एआई प्रोडक्ट आता है, पहले हम ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करे, तब वो कंज्यूमर्स के पास एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जाए। अच्छा, जब यूज़ केस हो रहा है, यूजेस हो रहे हैं और कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आ रहे हैं, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वनरेबिलिटीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम कंज्यूमर्स के पास जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल एआई का यही है कि सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले और ऐसा नहीं है कि किसी का डेटा यूज़ करके किसी को दे दिया। अब पता नहीं अब कॉपीराइट का क्या हो रहा है, मतलब अगर वही टेक्स्ट किसी ने लिख दिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ रेवेन्यूज़ भी तो आता है बुक्स में, अब वो बुक्स आपने पढ़ ली जनरेटिव एआई से, कुछ वेरिएशन से किसी और को दे दी। कुछ इसमें मुझे लगता है कि थोड़े इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी ये डिस्कस होंगे और पॉलिसीज़ बनेगी। अब ये नई चीज़ है ना, पॉलिसीज़ भी वो बनती हैं जब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो उसके अराउंड पॉलिसीज़ बनती हैं। तो रिस्पॉन्सिबल एआई यही है कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कैसे इसमें सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जा सकता है। और मुझे ये लगता है कि अगर कोई नई चीज़ आती है तो ओपनली कंज्यूमर्स को ना देके एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कुछ लॉन्च करें, ताकि उससे थोड़ा हम एक मॉडिफाइड वर्जन कंज्यूमर्स के लिए निकाल पाएँ। हमारी तो ये अप्रोच होगी। मुझे लगता है कुछ और कंपनीज भी ऐसा अप्रोच कर रही हैं। चैट जीपीटी ने सबको कंज्यूमर्स को दे दिया और अभी मुझे नहीं लगता, मैं काफ़ी उसको यूज़ करता हूँ, तो हर बार तो एक्यूरेट आंसर नहीं आते और वो इतना कॉन्फिडेंटली आंसर देता है कि लगता है वो तो सही बोल रहा है। तो कंज्यूमर्स को थोड़ा समझना चाहिए, इट्स टेक्नोलॉजी असिस्टिव टूल की तरह इसको हम यूज़ करें, ना कि सोचें कि जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। कोड भी लिखता है, राइट, लेकिन गलत कोड भी लिखता है। हाँ। मैंने जैसे उससे पूछा कि यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसने बोला एज ऑन जनवरी 2023 बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेंकैया नायडू। तो अंकुश उसका रीज़न शायद ये है कि उन्होंने अभी केवल 21 तक का ही डेटा उसमें फीड किया है। जैसे जैसे वो यूज़ में आएगा वो एकदम अपडेटेड हो जाएगा। अभी चूंकि डेटा उसका पुराना, इसलिए वो उसके हिसाब से जवाब दे रहा है। आप इसको समझिए। देखिए, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप लोगों से सवाल है, संदीप बुद्धि, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या इससे एक अनावश्यक डर है, जैसा कि अंकुश कह रहे हैं कि हमेशा लोग नई चीज़ का विरोध शुरू कर देते हैं, अरे ये तो बिल्कुल दुनिया बदल के रख देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन जरा थोड़ा सा ठंडे दिमाग से स्टेप बैक करके सोचें तो इस टेक्नोलॉजी के दौर ने ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को किस तरह से हैम्पर किया। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। कई बार ऐसा ना, हम लोग जब टेस्ट लेते हैं तो लोग गूगल ट्रांसलेशन करके हिंदी डालते हैं, उसको हम लोग 1 मिनट पकड़ लेते हैं। अब उनको पता ही नहीं कि इसका सही शब्द क्या है, क्योंकि उनको जो गूगल ने बताया वही उन्होंने लिखा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिस टेक्नोलॉजी ने हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैंडीकैप भी बना दिया है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि टेक्नोलॉजी को किसी भी हालत में रोका जाए, वो हमारे जीवन को और बेहतर बनाते सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ आ रही जो एकदम दुनिया हमारी बदल देगी, डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? संदीप बुद्धि। नीरज, ऐसा करते हैं, थोड़ा स्टेप बैक करते हैं, हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं।
भारत ने क्या, दुनिया भर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले खतरे की घंटी क्या बजी थी? लोगों की नौकरियां गायब हो जाएंगी, लोग कुछ काम नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब मशीन्स आई तो एक चीज समझ में आया है, मशीन्स ने वो काम रिप्लेस किया जो एक इंसान के लिए मोनोटोनस काम होते जा रहा था, कि बार बार वो हथौड़ा मारना है, वो सामान उठा के इधर से उधर करना है, ऐसे डालना है। वो चेंज हुआ। जहां पर थॉट प्रोसेस की इन्वॉल्वमेंट थी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा था, वो काम रिप्लेस नहीं हुए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी ने दस्तक दे दी दुनिया भर में, और इसका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग माध्यम बन गया इंटरनेट। आप कुछ भी करिए, इंटरनेट पे जाइए, घूम लीजिए, कोई भी जवाब पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। क्या हुआ? काम आसान हो गया। लेकिन काम आसान तब हुआ जब किसी इंसान ने दिमाग लगा के किसी वेबसाइट पे या किसी ब्लॉग पे या किसी जर्नल में कुछ लिखा, जिससे उसको इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन मेहनत किसने की? एक इंसान ने मेहनत की, इंसान ने अपना दिमाग लगा के काम किया। अब ये हो गया कि आज तक क्या हुआ और इंसानों का क्या चल रहा था। अब हम थोड़ा सा एक और पे बात कर लेते हैं टॉपिक पे, वो है एआई। अब एआई क्या होता है? हम सब जानते हैं, फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर हम डिवाइड करें ओवरऑल एआई है क्या, मतलब मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे श्रोता हैं, जिनने आज तक टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखते, बस यूज करते हैं, तो आसान शब्दों में ये कह सकते हैं एआई 3 टाइप का होता है। एक होता है नैरो एआई, एक होता है स्ट्रॉन्ग एआई, एक होता है सुपर एआई। अब बड़े बम्बास्टिक नाम लग रहे होंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। नैरो एआई मतलब वो ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक स्पेसिफिक टास्क कर सकती है, यानी कि एक काम में महारत हासिल की हुई है। एग्जांपल, जैसे आपका एलेक्सा हो गया, आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, कॉर्टाना हो गया, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं जो नैरो है, क्योंकि बहुत फोकस काम करते हैं। आप उनको बोलते हैं अलार्म सेट कर दीजिए फोन पे, या ये गाना सुना दीजिए, या ये फाइल ढूंढ दीजिए विंडोज में, कॉर्टाना उसमें आपको हेल्प कर देगा। या एलेक्सा में बोल सकते हैं, अच्छा भैया ये शॉपिंग का मुझे, ये मैं अमेजोन पे हूँ, यहाँ पर बताओ कि लेटेस्ट इसमें डिजाइन क्या है, या म्यूजिक के लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका स्ट्रॉन्ग एआई। अंकुश, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बिकॉज आई नो आप टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एआई मतलब कि वही चीज आप थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में हो जाएगा, और थोड़ा बहुत ह्यूमन जो इमोशंस है वो डिपिक्ट करेगा, ह्यूमन का यूसेज बिहेवियर को अपने काम में डालेगा। ये वाली चीज क्या हो रही है? चैट जीपीटी वाला काम। चैट जीपीटी हो गया, ये जितना भी इस टाइम पे दुनिया में काम हो रहा है, ये इसी लेवल पे हो रहा है। तीसरा आ जाता है सुपर एआई, और जो अभी हम सोच रहे हैं, जिस चर्चा कर रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है कि सुपर एआई आ गया है। एक्चुअली सुपर एआई अभी तक थियोरेटिकल स्टेट में है, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जिस दिन इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये सब मशीनों से ज्यादा ताकतवर होगा और इंसानों की तरह सोच सकेगा। अभी तक क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग एआई में जो सेकंड लेवल पे मैंने बताया था, वो ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी कर रहा है, उसकी तरह काम नहीं कर रहा है, कॉपी कर रहा है। अब कहेंगे तीसरे का एग्जांपल क्या होगा? इसका सिंपल एग्जांपल है जो आपने स्टार्टिंग में रजनीकांत की मूवी के बारे में कहा था, रोबो। उसमें जो चिट्टी 2 बना था, पहला वाला छोड़ दिए, चिट्टी 2। चिट्टी 2 को ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है, इमोशंस आए। ये इमोशंस अभी तक किसी भी एआई के सोल्यूशन में नहीं है। क्यों नहीं है? अब इस पर बात कर लेते हैं। एआई किस चीज पे डिपेंड करता है? उसकी पूरी बुनियाद एक ही चीज से टिकी हुई है, वो है डेटा। जितना डेटा उतना वो एनालाइज कर सकता है, उसको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। और अगर डेटा है ही नहीं, या कुछ ऐसी सिचुएशन जहां डेटा है ही नहीं, वहां पर वो सॉल्यूशन दे नहीं सकता है। तो अब जो आपने बोला खतरा है कि नहीं, खतरा है अगर आपको लगता है कि आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, या आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करते हैं, जो कंप्यूटर नहीं करता है, तब खतरा है। अदरवाइज जो भी चीजें हैं आप उसको यूज करिए, अपनी चीजों को बेटर करने के लिए आपकी हेल्प हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे काम जो आप बोरिंग लगते हैं, जैसे कि मतलब कि यार रोज घर में झाड़ू लगाना है, नौकरानी नहीं आ रही है, यार इसके बदले वो रोबोट आता है ना, साफ करने वाला ज्यादा अच्छा है। मेरी नौकरी तो नहीं खा रहा है, लेकिन हाँ मेरा काम जरूर आसान कर रहा है। लेकिन एक दिन रोबो ने कह दिया आज मेरा मन नहीं झाड़ू लगाने का, तब क्या होगा? रोबो तब ये कहेगा जो वो इतने इंटेलिजेंट बन जाएगा, इतने डेटा पॉइंट्स उसके पास बन जाएंगे कि वो ये डिसीजन ले सकता है। अभी वो डिसीजन ले रहा है जो उसके पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आज तक किसी रोबोट को प्रोग्राम ही नहीं दिया गया कि आप मना कर दें। नहीं, वो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। देखिए, आप जितने तरीके के इमोशंस हैं डिजिटाइज करके मैं उसमें डाल देता हूं, यही तो कमाल हो रहा है सर। आप इसके यूज केस में देखिए कि कैसे कैसे वो जवाब देता है आपको। इसमें इंटेलिजेंस डाला गया, ये सिर्फ एआई नहीं है, ये एआई विद इमोशंस है इसमें, क्योंकि
जो लोग यूज़ कर रहे होंगे चैट जीपीटी टाइप का, कोई उसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ रही। अगर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, हमारा तो अकाउंट खुला ही नहीं था क्योंकि वो लाइन लगी हुई, तो मैंने किसी से कहा कि मुझे एक पोएम लिख के दिखाओ। मैंने उसको एक वर्ड दिखा था, सौंदर्य पे लिखो। उसने वही लिखा जो मैं सोच रहा था। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक आप सोच रहे हैं ना सर, वहां तक ये पहुंच रहा है, और ये कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है। नीरज आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा आज चैट जीपीटी से कि कल मैं 8 बजे एक कार्यक्रम करने वाला हूं जिसमें बात करने वाला हूं भारत की इस टाइम G20 में सदस्य रहता। हाँ। इसमें मैं कौन से टॉपिक पे 15 मिनट के बाद बोलूंगा या कौन कौन से पॉइंट कवर करूंगा, जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि नीरज अपने आप में एक स्पेशल इंसान है। अगर सर नहीं कर पाएगा। अगर मैंने उस पर लॉगिन कर दिया, अगर मेरा मोबाइल नंबर और मेरा डेटा उसके पास गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो बता देगा, क्योंकि पिछले 30 सालों 20 सालों से मैं जो सोच रहा हूं, जिस तरह के मैं शोज करता हूं, जिस तरह के मैं आर्टिकल लिखता हूं, जिस तरह की मैं डिबेट करता हूं, उसको मालूम है कि ये आदमी 15 मिनट बाद ये सवाल पूछ सकता है, वो दे देगा। सर आप मान लीजिए मेरी बात, लेकिन मेरा डेटा उसके बाद नहीं होगा तो शायद नहीं दे पाएगा। लेकिन जिस दिन मैंने लॉगिन किया और मैं उस पर काम करने लगा, जैसे मैंने क्या बताया कि गूगल पे आप जाइए, वो बिना सजेशंस आपको देता रहता है कि आज आप ये वाला शोज देखिए, आप वाला ये, क्योंकि वो इंटेलिजेंस लगा दिया गया। लेकिन चलिए इसको आगे बढ़ाते, बहुत दिलचस्प बहस जारी है। नीरज एक पॉइंट यहां पर कहना चाहूंगा। हाँ। यहां पर गलती किसकी? आपने कहा जो आपने सोच रहा, आपने मोबाइल पे किया, वो उसने बता दिया। गलती किसकी? आपने डिवाइस में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे हैं कि मेरा माइक्रोफोन कभी भी कैप्चर नहीं होगा, मेरा ब्राउजर में कोई भी कुकीज कलेक्ट नहीं होगी, मैं जो भी टाइप कर रहा हूं मेरे इसमें सिक्योरिटी ब्लैंकेट्स आ जाएंगे। अगर ये होगा, आपका फोन यूज डेटा वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर भी काफी लास्ट टू लास्ट काफी रूलिंग आ चुकी है यूएस में कि भैया ये माइक्रोफोन से जो एलेक्सा ने ट्रेनिंग की है, वो हमारी बातों से नहीं है। तो सर यही तो दिक्कत है संदीप सर, वो इतना डेटा कलेक्ट कर लेता है हम सबका बिना अनुमति के। कोई जरूरत नहीं है भाई, देखिए ये सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमको अगर ये लगे कि मेरा कोई डेटा किसी के पास नहीं होगा तो मेरा भ्रम है। जिस दिन मैंने अपना पैन कार्ड बनवाया था ना, उसी दिन से हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया था। जिस दिन आधार बना सब खत्म हो गया, सब सबके पास है, वो यूज करे ना करे ये वो अलग बात है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। देखिए आप कितनी भी कुकीज लगा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें तो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। आप उसको अगर डेटा नहीं दे रहे हैं अपना, तो वो डाउनलोड ही नहीं करेगा ऐप। जाइए, अब आपकी मजबूरी है कि आपको डेटा देना पड़ेगा, आपको परमिशन देनी पड़ती है सर। ये एक तरीके से आपको मजबूर कर देता है कि नहीं आप मुझे ये सारी जानकारी दीजिए तब ये ऐप आपके डाउनलोड होगा। तो ये एक चिंता है। राजा पंथम जी, डेंजर या गेम चेंजर? नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत देर के बाद मुझे समय मिला है। आई कांट एग्री मोर। अंकुश जी जो बोले हैं बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। अभी देखिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। जो पिछले थैंक्स टू द डिबेट्स, पिछले 2-3 महीने से जो डिबेट हो रहे हैं, जो चर्चा बन रही है, हर कोई जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। अभी मैं जाके बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करके अपने दर्शकों को जो अभी तक चैट जीपीटी क्या है अगर आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, तो हम उनको बता देंगे। समझ लीजिए आप गूगल इस्तेमाल कर रहे हो इतने साल से, गूगल एक लाइब्रेरी है। आपको जो किताब चाहिए वो रैक में है, ये किताब है, बता देगा। लेकिन अगर चैट जीपीटी और या तो कुछ और एआई टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक प्रोफेसर है जो सारे किताब पढ़ चुका है। आप कुछ भी सवाल कर रहे हो उसका जवाब मिल रहा है। आप किस तरह के सवाल कर रहे हो और वो जवाब को आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे आपका इंटेलिजेंस आता है। वहां जाने से पहले मैं एक और चीज बताता हूँ। जैसे संदीप जी ने कहा, जैसे अंकुश जी ने कहा, नीरज जी, कुछ भी इनोवेशन, कुछ भी डिसरप्शन आता है, पहले लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस चीज समझ में नहीं आता है पूरी तरह से, उससे लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसी चीज को वो लोग आसमाते रहेंगे। जैसे देखिए, जैसे बोले इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, जो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन कंप्यूटर जब आते हैं, जब ट्रैक्टर आता है या तो हार्वेस्टर आता है, लोग बोलते हैं किसानों को कुछ काम नहीं रहेगा। आगे कंप्यूटर्स आते हैं, लोग बोलेंगे मेरा नौकरी जाएगा। आज की तारीख में हर कोई कंप्यूटर को यूज कर रहा है अपना काम करने के लिए। जैसे मैं और एक एग्जांपल, आप मीडिया में हो नीरज जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अपना कोई भी टीवी रिपोर्टर हो या न्यूज प्रेजेंटर हो, उनके लिए एक टेलीप्रॉम्प्टर आता है। टेलीप्रॉम्प्टर के असिस्टेंट से उसको सपोर्ट लेते हुए वो अपना तरीका बदल के बेहतरीन तरीके से वो प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये चीज है, जैसे आपने बोले नीरज जी, एक ह्यूमन एंगल ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हाल ही में राम गोपाल वर्मा जी ने पूरा मूवी का स्टोरी लिख दिया, कहानी चैट जीपीटी से पूरा एक नया पिक्चर का कहानी लिखे हैं। अभी मैं आपसे ये
पूछूंगा, अगर उसमें एक अच्छा सा बढ़िया सा गाना डालना है तो वो जावेद अख्तर जी से जाके लिखवाएंगे या चैट जीपीटी से लिखवाएंगे? चैट जीपीटी से सर, चैट जीपीटी से। ह्यूमन एंगल ऐड करना ही पड़ेगा सर। देखिए यहाँ पे लोग ना, जो जॉब्स जाने वाली बात जो हो रही है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया पिछले 2-3 महीने में। अभी जॉब्स जाने का, कंटेंट राइटर्स का जो तकलीफ चैट जीपीटी से नहीं है, तकलीफ उनसे बेहतरीन पर्सन से है। उनके ऑफिस में एक बेटर पर्सन को या बेटर एम्प्लॉय को लेके आके मैं खड़ा कर दिया और वो कुछ चार्ज नहीं कर रहा है, फ्री में दे रहा है, तो वो इनको तकलीफ हो रहा है। जहां पे वो मोनोटोनस जॉब कर रहा है, पिछले 10 साल से वही आर्टिकल लिख रहा है, जैसे गोस्ट राइटर हो गया, जैसे आर्टिकल राइटर हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, तकलीफ वहां पे है। मैंने आज एक फिल्म राइटर से बात की सर, एक जब ये शो करना था तो मैंने कहा चलो एक इनसे ही पूछते हैं कि उनको क्या, इनका क्या एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन हम लोगों ने 2-3 इंजीनियरों के साथ मिलकर माथापच्ची की है, और वो फिल्म राइटर हैं। तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी का सिनॉप्सिस मांगा उससे, तो बोला कि उसने वही दिया जो मुझे चाहिए था, बहुत ही बढ़िया लिखा उसने। फिर मैंने कहा कि एक सिनॉप्सिस देता हूँ, इसकी स्टोरी लिख के दिखाओ। उसने बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी भी लिख दी। तो उसने कहा कि यार ये तो मुझे बहुत यूज़फुल लग रहा, हमारे लिए तो बहुत काम का है कि मुझे अगर कहीं प्रेजेंटेशन के लिए जाना है और मैंने खाली 3-4 थॉट्स डाले अपने कि हमको इस लाइन पे एक स्टोरी बनानी, तो वो सिनॉप्सिस बहुत बढ़िया बना देता है जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं कहीं पे। रिवर्स में स्टोरी भी वो लिख देता है। तो रामगोपाल वर्मा जी ने लिखा वो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई गाना लिखना चाहते हैं और उसमें इमोशंस डालना है, ह्यूमन, तो सर आप कुछ दिन रुकिए, ये चैट जीपीटी आपके लिए इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखेगा ना कि आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, यार इतना अच्छा तो मैं नहीं लिख सकता। क्योंकि सर वो जो इमोशन है ना, वो कन्वर्टेड डेटा में उसमें अवेलेबल है। वो वर्ड को मिला दे, 26 लेटर से तो पूरी हिस्ट्री लिख दी गई सर। आप समझिए ना, वो डेटा ही तो था जिसको मिला जुला के हमने एक बढ़िया सी बना दी स्क्रिप्ट। वो बना लेगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत है एलन मस्क साहब क्यों चिंतित है इतने, विंडसर्फ साहब क्यों कह रहे हैं ये, क्यों लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं इतना, ये इनकी क्या तकलीफ है, बिजनेस एंगल है क्या? जी राजा जी। हाँ, कुछ मैं लास्ट वर्ड मुझे मिस, एलोन मस्क वाली बात मुझे मिस हुआ है, क्या बोल रहे थे आप? एलन मस्क जी तो बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक चीज बन रही है। वो क्यों परेशान है इतना? खतरनाक चीज तो सर देखिए, आपको अगर मैं पहले फोन नंबर याद रखता था, फोन कॉन्टैक्ट्स आने के बाद मैं फोन नंबर याद करना भूल गया। उसमें क्या बुराई है? मेरा बच्चे को मैंने बोला, मेरा 9 साल का लड़का, मैंने उसको फोकस करने के लिए बोला हैंड राइटिंग में। वो बोलता है पापा बड़े होके टाइप करना है, मैं हैंड राइटिंग क्यों प्रैक्टिस करूं? मैं सही या गलत उस रास्ते पे मैं नहीं जा रहा हूं। अभी वही एलन मस्क, आपको देखिए, आप कुछ टाइप कर रहे हो, प्रॉम्प्ट कर रहे हो, आपको आंसर मिल रहा है, उससे आपको जलन हो रही है या तो उससे आपको दिक्कत लग रहा है, आप तो सेल्फ ड्राइविंग कार इनोवेट करके रखे हो भाई। एलन मस्क भाई साहब ने तो सेल्फ ड्राइविंग कार, उससे तो ज्यादा डेंजर है कि नहीं? आप आज की तारीख में आप सिरी यूज कर रहे हो, गूगल यूज कर रहे हो, कोटाना यूज कर रहे हो, आपके माइक छोड़ दिए, आप अपनी बीवी से क्या बात कर रहे हो, शाम में रेस्टोरेंट जाने का क्या बात कर रहे हो, उस हिसाब से आपको ऐड आ रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है। सो इट इज नॉट द थ्रेट। अभी थ्रेट लगता है क्योंकि उसको एक फाइन ट्यून किया नहीं गया है, उसको बॉर्डर या उसका फ्रेमवर्क प्रॉपरली नहीं किया हुआ है। इट इज नॉट येट फाइन ट्यून। जैसे आप बता रहे हो, शायद 6 महीने के बाद उसको एक तरीके से, जैसे वो फाइन ट्यून या वो बेटर होते जाएगा, आपको गाइडलाइंस आएंगे, उसको सेट करने में प्रायोरिटीज आएंगे, पैरामीटर्स बन जाएंगे, वो भी बनेंगे। बट द पॉइंट इज हाउ यू वांट टू यूटिलाइज। मैं आज यूएस जाना है या दिल्ली आना है मुझे हैदराबाद से, 2 घंटे में मैं फ्लाइट पकड़ के आता हूँ। अभी आप बोलोगे सर आप फ्लाइट लेके वो किसी को मार डालोगे, या अभी थ्रेट की बात करें सर, आज कार निकाल के मैं रोड पे जाता हूँ, एक्सीडेंट होने का थ्रेट रहता है। इसकी वजह नो सर, नहीं पंथम सर, डिबेट हम लोगों की दूसरी तरफ जा रही है। जॉब लॉसेस होंगी या किसी का काम बदल जाएगा, कंप्यूटर आने से लोगों को बहुत डर लग रहा था, ये मैं बिल्कुल आपके साथ इसको तो मानता ही नहीं हूँ। ये तो सब बेकार की बहस होती है। जॉब रिप्लेसमेंट होगा। मैं तो कह रहा हूँ वकीलों की नौकरी जाएगी। आप IBM का वाटसन यूज़ करिए ना, अभी देखिएगा कैसे वहाँ पे आते हैं। आप सारे प्रॉज एंड कॉन्स डालेंगे, वो आपको सोल्यूशन बता देगा किस आधार पर केस लड़ना। और अभी एक केस लड़ा गया है, बिल्कुल एक केस अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा खबर कि वो केस इसी AI के थ्रू लड़ा गया है, आदमी ने नहीं लड़ा। डॉक्टर्स के लिए भी चिंता हो सकती है। आपको जुकाम है, आपने अपनी सारी क्वेरीज उसमें डाल दी, उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन बता दिया कि आपको ये दवा खानी है। वो नियर परफेक्शन होगी, डॉक्टर्स वेरीफाई करा लेना, कुछ समय बाद वो एकदम लगेगा हाँ यही खानी है मुझको। उस पर मुझे
डर चिंता नहीं, वो तो होगा ही, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, प्रॉब्लम कहाँ आ रही? जब आपका पूरा डेटा, पर्सनल डेटा, सिक्योरिटी डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, एनीबडी कैन यूज दैट। वहां पे शायद इलॉन मस्क कह रहे होंगे या विंडसर्फ कह रहे होंगे या कोई और कह रहा होगा कि साहब ये जो डेटा का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है ना, यू कैन यूज एनीथिंग। आप किसी के लिए भी थ्रेट हो सकते हैं, कंट्री के लिए थ्रेट हो सकता है, सिस्टम के लिए थ्रेट हो सकता है, सोसाइटीज़ के लिए थ्रेट हो सकता है। आप सुनते हो ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान बहुत ऑथेंटिक है क्या प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर अपने को। I'm sorry. So I think that this problem is definitely there. जो ये सब टूल्स है ना, अपना एफिशिएंसी बढ़ रहा है। अगर मैं एक राइटर हूँ तो मैं चैट जीपीटी से इनिशियल डाटा प्रिपेयर करूंगा और उसके आगे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं पोएट हूँ, आई कैन इवन मेक चैट जीपीटी, राइट नाउ इट कैन डू एवरीथिंग वेरी वेल। वो इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे वो हिंदी सारा लैंग्वेजेस में आ ही जाएगा, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं। तो आई थिंक स्लोली इट विल बिकम द फर्स्ट टूल दैट यू गो टू। एक पहला ड्राफ्ट उससे बनेगा, उसके आगे आपका एफिशिएंसी, आपका क्रिएटिव टैलेंट को लेके उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी, उनका भी एफिशिएंसी बढ़ेगा। जब एफिशिएंसी बढ़ता है तो इधर आप दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आप टोटल नंबर ऑफ लोग सेम ही है तो सबका एफिशिएंसी अभी बढ़ा है तो वर्क आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा। नहीं तो अगर आपको इतना ही अचीव करना है तो आप कुछ लोगों को निकाल के जो लोग हैं उनसे ही वो काम करवा सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है, बट प्राइवेसी का तो प्रॉब्लम है ही है। उधर गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्राइवेसी लॉस का क्या होगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन ओपन डोमेन में है, फेसबुक में, ट्विटर में है, और वो सब चैट जीपीटी के पास अगर ये एआई टूल्स के पास पहुंचेगा तो उसको एनालाइज करके एक सारा इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर पाएगा किसी को भी चाहिए। तो आई थिंक दीज आर द डेंजर्स दैट आर देयर। बट राइट नाउ आई थिंक द जॉब्स का बहुत सारा डिस्कशन चल रहे हैं, और आई पर्सनली थिंक दैट लाइक एवरीबडी इज सेइंग जो भी रूटीन जॉब्स है वो सब चले जाएगा। और इवन एज द एआई टूल्स जैसा एडवांस होते जाएंगे, जो भी जॉब्स में लेस क्रिएटिविटी है वो भी चले जाएगा, और स्लोली वो बार इंक्रीज होते जाएगा ह्यूमंस के लिए। जो ह्यूमंस को मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं वो तो रिप्लेस हो ही जाएंगे, उसका कोई सोचेगा भी नहीं 2-3 बार, क्योंकि मशीन से ऑपरेट करना, मशीन से करवाना इजी हो जाता है। तो आई थिंक दैट सम जॉब्स विल बी लॉस्ट बट सम न्यू जॉब्स विल गेट क्रिएटेड and total number of jobs may also change. I think if machines start producing more machines, and these tools का ये प्रॉब्लम है, जैसा आप बता रहे थे, ये टूल्स 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा फास्ट लर्न कर सकते हैं। आप इसमें ज्यादा डाटा फीड कर सकते हैं, जो अभी नहीं कर पा रहे वो आगे 10 साल 15 साल में करेगा। चैट जीपीटी कितना महीने में आया? 6 महीने में आया। 6 महीने में इतना पॉपुलर हो गया, इतना सारे लोग यूज करने लगे। इमेजिन चैट जीपीटी 5 साल के बाद क्या हो सकता है। इमेजिन ये सब ड्राइंग टूल्स जो भी यूज कर रहे हैं 5 साल के बाद क्या हो सकता है। तो आई थिंक जैसे जैसे ज्यादा डाटा फीड करते जाएगा उनका कैपेबिलिटीज भी बढ़ते जाएंगे। तो आई थिंक इंडिया में बहुत सारा जॉब्स था, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स था, वो सब चला गया। जैसा कंप्यूटर्स में डायरेक्टली डिक्टेट करना चालू हो गया, जैसा कंप्यूटर्स वो वॉइस को लेके टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में एफिशिएंट हो गया, तो सारा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स चला गया। जैसा एआई टूल्स, अलेक्सा, सिरी, इवन कॉल सेंटर जॉब्स आगे चले जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर, जो रूटीन सॉफ्टवेयर कोड्स लिख रहे उनका जॉब्स चले जाएगा। I think this is a process, we are continuing as these tools get continuously updated or upgraded. I think there will be a set of people who will lose their jobs, but they need to be retrained, reskilled, to find other jobs, and that is how it will be. I think the future is all what we decided to be. यही शायद एवोल्यूशन की थ्योरी भी है कि नई चीजें आती हैं, पुरानी को रिप्लेस करती हैं। आपको उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उससे आप बच नहीं सकते हैं।
किसी भी नए नवाचार से, इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से आप भाग के बच के नहीं जा सकते। कैसे उसको अच्छे बेहतर यूज़ में ला सकें, जैसे इससे बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अनबिलीवेबल मैसिव है ये, लेकिन उसको कैसे आप अपने फ़ायदे में ला सकते हैं। मैं वो भी नहीं चाहूँगा कि एक दिन ऐसा है कि मशीनें आपको डायरेक्ट करने लगे, आप मशीनें को डायरेक्ट करें क्योंकि आपने उसको इन्वेंट किया है। तो कई सारे ऐसे सवाल अभी भी मेरे मन में है जो मैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद पूछूंगा कि जैसे एक क्या डिजिटल डिवाइड बन सकता है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी सबके पास एक साथ तो पहुंचती नहीं है। दूसरा, क्या ये हमारे लिए आगे के प्रेडिक्शन करेगा क्या, और किसको किसको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, कैसे इसको और प्रोटेक्टिव बनाया सकता है। जैसे एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया अंकुश ने कि रिस्पॉन्सिबल एआई होना चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अदरवाइज वो डिस्ट्रक्शन बन सकती है। जैसे एटॉमिक एनर्जी है, उससे बिजली बनती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाया गया ना दुनिया भर में उसमें। ये तो कहा नहीं जा सकता कि साहब बिजली बनती है इसलिए सब लोग परमाणु बम बनाओ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में मानव सभ्यता के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर ज़रूर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे कोलगेट के बारे में। दरअसल ये रोज बरोज इस्तेमाल होने वाला कोलगेट एक्चुअल में एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, ये इंडियन कंपनी नहीं है और इसकी शुरुआत 200 साल पहले विलियम कोलगेट साहब ने की थी। दरअसल कोलगेट ने टूथपेस्ट कारोबार में जो फोरे है, यानी कि वो कारोबार की जो शुरुआत है, वो विलियम कोलगेट साहब के डिमाइस के 16 साल बाद शुरू की थी। उससे पहले 10 साल तक कोलगेट जो था वो परफ्यूम्स के कारोबार में था और परफ्यूम बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज करता था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कोलगेट शुरुआती कारोबार में जो अपना टूथपेस्ट है वो कुछ जार्स के जरिए बेचता था, लेकिन वहाँ से लेके आज तक का सफ़र ऐसा है कि आज कोलगेट दुनिया भर में 40% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की आधी आबादी करीब करीब कोलगेट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक फैक्ट ये भी है, कोलगेट का कामकाज तो करीब 200 देशों में है, लेकिन कोलगेट महज 2 देशों में ही लिस्टेड है, जिसमें एक है यूएस और दूसरा है भारत। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कोलगेट के लिए, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट लेकर आगे भी हम आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमारा राजा बैटरी बनाती है, यानी कि हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमारा राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमारा राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं एआई बेस्ड चैटबॉट की, जिसका नाम है चैट जीपीटी, जिस पे पूरी दुनिया में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और
उसके फाउंडर, इंटरनेट के जनक और पता नहीं कौन कौन से लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हम लोग उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चैट जीपीटी से क्या वाकई बहुत चैलेंज होने वाला है क्या। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा सर, इसमें समय हमारे पास कम होगा। अंकुश, क्या इससे आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल डिवाइड जैसी सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि देखिए, डेटा इज़ गॉड कहते हैं लोग आजकल, नॉलेज इज़ पावर। तो इसकी वजह से ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे इंटेलिजेंस लोग इसको लगा के यूज़ करने लगे। तो एक ऐसी दिक्कत भी आ सकती है क्या? जॉब वाली तो हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली, कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है 20 साल पहले भी हम डिजिटल डिवाइड की बात करते थे, जब कंप्यूटर्स आए थे। फिर कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाया जाता था कि सबको सीखने को मिले, और हम सब लोगों ने सीखा। और आजकल के बच्चे तो शायद सीख नहीं रहे, उनको पहले से ही आ रहा है। तो डिजिटल डिवाइड होगा, और अभी भी है। आप सबको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता। आप सोचो, आप सुबह उठते हैं, राइट? सुबह उठते हैं, हम से ब्रश करेंगे, शावर लेंगे, खाना खाएंगे। सपोज़ अगर मेरा काम ग्रॉसरी का है तो मैं ग्रॉसरी बेचूंगा, लोग खरीदने आएंगे, या मैं खरीदने जाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, ऐसे रेस्ट करूंगा, स्पोर्ट्स करूंगा। इसमें चैट जीपीटी की ज़रूरत कहाँ पड़ी? तो सिर्फ मुझे लगता है जो टेक लोग हैं, जो ज़्यादा कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा पता है, सबको नहीं पता। अभी कितने 100 मिलियन यूज़र्स ही हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर अपने बारे में बोलूँ, मैं उसको तो हमारी कंपनी में अराउंड 1 बिलियन यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल लोग। अभी तो ये रिसर्च फेज में है, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, डेवलपर्स के लिए। ये B2C उन्होंने लॉन्च कर दिया कुछ, लेकिन ये इससे प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना? तो अभी नॉर्मल लाइफ के लिए तो इसकी ज़रूरत है नहीं। और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। मुझे किसी अच्छे मीडिया हाउस ने बोला कि आप एक आर्टिकल लिख दो। तो मैंने एक आर्टिकल, मैंने सच्ची भी उसको, उसमें 3 पैरा थे, एक पैरा मैंने चैट जीपीटी से लिया। तो उस एडिटर ने मुझे बोला कि ये जो पैरा है, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, इट इज़ नॉट शोइंग योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस सब्जेक्ट। वो कन्वर्सेशनल एआई में था। तो उसको पता चला कि ये जो है, ये मेरे एक्सपीरियंस वाला नहीं है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। तो एक मीडियाकर सी चीज़ ही वहाँ से आई। क्रिएटिविटी और एक्चुअल एक्सपीरियंस वहाँ पे जो एडिटर को मेरे से चाहिए था, वो उसको वहाँ से नहीं मिला। फिर मैंने एडमिट किया और मैंने उसको चेंज किया। तो जैसे अब देखो, न्यूज़पेपर भी हैं, अभी भी कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो तो एक दिन का पुराना न्यूज़ है। अगेन, जो आपकी भी से जॉब है, लोग आपको सुनते हैं, राइट? आप किस चीज़ में स्ट्रेस डालते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लगाते हैं, आपके ओपिनियंस हैं। ओपिनियंस आज चैट जीपीटी ने देना बंद नहीं देता है, या नई चीज़ नहीं सोच के देता है। तो आप जो भी न्यूज़ है, चैट जीपीटी की न्यूज़ तो है, लेकिन ये आपका शो क्यों चल रहा है? क्योंकि कुछ लोग आपसे ही सुनते हैं, उनको आपसे ही समझ आता है। अब डॉक्टर सारे सेम है। अब हमारी फैमिली एक ही पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाती है, दूसरे डॉक्टर ने भी तो सेम पढ़ाई की हुई है। तो एक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट की बात है, और उसको हिस्ट्री पता है, नॉलेज है, और किस चीज़ में स्ट्रेस डालना है, किस में नहीं डालना है, हमारी हैबिट्स क्या है। तो ठीक है, हम यही सोचते हैं कि ऐसा एआई बनेगा, लेट्स परस्यू दैट। मुझे नहीं लगता कि हम अचीव करेंगे। जैसे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, लेट्स, जैसे संदीप जी ने बोला कि लेट्स गो टुवर्ड्स परस्यूट ऑफ हैविंग द एडवांस्ड और सुपर एआई। तो आई थिंक इट वुड रिमेन परस्यूट, बिकॉज अगर हम वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, और हमारी जो जनरेशन है वो दैट इज, आप देखो ना, नेक्स्ट जनरेशन एवरी 10 years बच्चे दे आर डिफरेंट, दे आर बेटर। जब एआई एडवांस होगा, हमारी जनरेशन भी बेटर होगी। लेट्स चेज दैट। और सर डिवाइड है, अंकुश सर, था और होना भी चाहिए। अंकुश सर, बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताऊं एक। अगर इंफॉर्मेशन के आप प्रिवी हैं, है ना, मतलब बाकी लोगों से थोड़ा वो पहले मिल जाए ना, तो आप वंडर कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बात की, मेरे इस पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, एक एंकर क्रिएट किया गया एआई से, वो खबरें पढ़ रहा मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी भी, वो आने वाले समय में हो सकता है लोग वैसे ही पढ़ लें। एनीवे करिए, ये डिस्कशन दूसरी लाइन पे जाएगा। जॉब लॉसेस तो नहीं होते, वो रिप्लेस होते, कुछ नई चीज़ इसमें आती हैं। राजा पंतम, ये जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि ये, मुझे इस बात से कोई चिंता ही नहीं, मैं तो ये सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ कि किसकी नौकरी बदलेगी, किसकी नहीं बदलेगी, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपने एग्जांपल दिया कि उस आर्टिकल के उस पैराग्राफ को पकड़ लिया उस एडिटर ने। सर, आप गाने पकड़ के बताइए मेरे को,
सब में ऑडियो ट्यूनर लगा हुआ है, वॉइस चेंज करके लोग गा रहे हैं, ट्यूनर लगा हुआ है उसमें, और गाना ऐसे लिखे जाते हैं फैक्ट्री में बैठ के कि आपको सरप्राइज हो जाएगा ये गाने कैसे लिखे जा रहे हैं आजकल। तो ये जो मास प्रोडक्शन का चेंज हुआ है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन का जो प्रिवी हो जाएगा आदमी, वो शायद डिवाइड क्रिएट कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड क्रिएट कर सकती है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन पहले, जो कल होने वाला मेरे को आज मालूम है। मुझे मान लो राजा पंदम की पूरी हिस्ट्री मालूम है, मेरे पास सारा इनका कच्चा चिट्ठा कुंडली है, तो मैं बताऊंगा ना कि कल राजा जी क्या करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल सर, प्राइवेसी कंसर्न जैसे आप पहले से बोल रहे हो नीरज जी, प्राइवेसी कंसर्न्स आर ऑलवेज देयर व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट इज ऑनलाइन। आप ऑनलाइन जाते हो, आपका ईमेल आईडी डालते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितने हजारों वेबसाइट के ऊपर वो लिस्टेड है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, बायस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे चीज है। बट जैसे संदीप जी ने बोल रहे हैं सुपर एआई तक, इट इज टू अर्ली। हम आज की तारीख में हम इतना डिबेट कर रहे हैं जहां पे प्रोडक्ट, एक फाइन ट्यून्ड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट भी आया नहीं है, वो बन रहा है। एंड एआई इसीलिए आप जैसे बोले, जैसे अंकुश जी ने बोले, आपका फ्लो एक होता है, आपका नेचुरल टेंडेंसी एक होता है, अपने तरीके से आप लिख रहे हो, बीच में एक पैराग्राफ घुसा दे रहे हो तो लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज यू हैव नॉट एडेड दैट ह्यूमन टच, पर्सनलाइज्ड थिंग आप उसमें ऐड नहीं किए हैं। और जैसे आप बता रहे थे, ये प्राइवेसी कंसर्न रहेगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनके कैपेबिलिटीज भी बढ़ेंगे, पॉलिसीज भी आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये डिजिटल डिवाइड का गैप कम करके उसको असिस्ट करते हुए कैसे आगे बढ़े, वो हर कोई स्कूल लेवल से सोचे, इसका हम उम्मीद करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसीलिए हम एआई को हम एलॉबरेट करके जात के पूछते हैं, तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट व्हाट आई एंड यू बिलीव, मैं इस मामले में मैं आपसे सहमत हूँ नीरज जी, कि चाहे वो जितना भी पावरफुल टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी आउटकम दे दे, कॉमन सेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट करने में सालों लग जाता है, ये मैं मानता हूँ। And that is the reason it is called as an artificial intelligence, not a natural intelligence. नेचुरल और रियल, बिल्कुल नहीं, ये इस पे तो कोई शक नहीं कि इन्वेंशन कौन कर रहा है, एक इंसान ही कर रहा है, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये बात एकदम सही है, इसीलिए मैंने कहा कि इस पे बहुत सारे अलग अलग व्यू है। बदकी सर, आपका क्या कमेंट है फाइनली, इसको कैसे सेफ बना सकते हैं? क्योंकि देखिए, अनरेगुलेटेड या एकदम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये बात बीच बीच में बहुत बार होती है कि डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है, कितने सारे ऑनलाइन थेफ्ट होते रहते हैं, हम लोग पता नहीं चलता या नोटिस नहीं लेते, लेकिन एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम बनती जा रही है कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है और कहीं ना कहीं आप भी कॉम्प्रोमाइज़ होते रहते हैं बीच बीच में। आपको शायद असर ना पड़े, हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन ये एक चिंता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो घट रहा है वो घटता रहेगा, जिस पे कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम चलता रहेगा, कहीं पर रुकावट के लिए खेत का बोर्ड नहीं आएगा। रोड चेंज हो सकती है, दूसरी रोड ले ली जाएगी, तीसरी रोड ले जाएगा, चौराहे के ऊपर से पुल बना दिया जाएगा, रास्ते निकालते जाएंगे, कहीं पर भी कोई फुल स्टॉप नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर आप, मैं या कोई भी क्या कर सकता है? हमें वो एक अभी मूवी आई थी ना, जिसमें जिसको ऑस्कर में भी नॉमिनेट मिलता, ट्रिपल आर। हाँ, ट्रिपल आर अभी आई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें उसी ट्रिपल आर मूवी से थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या है। बेसिकली पहला आर रूल्स, दूसरा आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा आर क्या हो सकता है? रीजन। राइट। रीजन तो अप्लाई करना पड़ेगा सर। नहीं, बुद्धि साहब, आपने एकदम सही। रूल्स और रेगुलेशन चालू, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे, आजकल हम बच्चों को भी देखते हैं या किसी को भी देखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा वो काम ढंग से नहीं होता है। इसमें भी रूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो कोडिंग लेवल पे होगी, रेगुलेशंस होगी गवर्नमेंट लेवल पे, और जो आपने रूल्स का, रूल्स के पहले एक और वर्ड भी ले सकते हैं, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो एआई को यूज करके सॉल्यूशंस दे रहे हैं, जो उस सॉल्यूशंस को यूज कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट जो उन रूल्स के लिए एक रेगुलेशन बनाएगी, उनकी भी। सो रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले वक्त में। नहीं, ये बात आपकी सही, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसमें जो तमाम आलोचनाएं हो रही, शायद इसीलिए हो रही होंगी क्योंकि आपको उस चीज को थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा एज ए सोसाइटी कि आप उसका इस्तेमाल क्या करें। देखिए, गन है सेफ्टी के लिए अपनी, लेकिन गन से मर्डर भी होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि गन की टेक्नोलॉजी को मैं रोक दूंगा, गन नहीं बनने देंगे, गन बनेगी, लेकिन उसके लिए रेगुलेशंस और डिस्क्रिप्शन अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर एक दिक्कत हो सकती है। इसका एक बहुत रेलिवेंट उदाहरण मैं आपको देता हूँ। क्रिप्टो चल रहा है ना खूब, दुनिया में बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
वो शायद ये विवाद, ये समस्या तब तक चलती रहेगी जब तक गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, क्योंकि ये सॉवरेन कंट्री के लिए थ्रेट है क्रिप्टो करेंसी। इसलिए तमाम दुनिया के बड़े देश इसको मना कर रहे हैं। एक सॉवरेंटी के जो 3-4 पैमाने होते हैं उसमें से एक है आपकी करेंसी, ट्रांजैक्शनल वैल्यू क्या है। तो शायद ऐसी चीज़ें हो सकती है कि अगर कोई इसको रेगुलेट करे या उसकी ओनरशिप ले, अंडरलाइन क्या है इसकी, कौन जिम्मेदार है इसके, समाज को आप इसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं कि जहाँ पे सब कुछ मेरे बारे में किसी को मालूम है और उसका मिसयूज़ कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। सर्वर रखा हुआ वहाँ कैलिफोर्निया में और हम यहाँ बैठ के उसके गुलाम बन जाएं, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बात आपने बहुत अच्छी कही, RRR तो इसमें लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। आप लोगों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आज के 4 साल बाद जब यही शोज़ देखे जाएंगे वीडियो पे या इस शो को देखा जाएगा तो लोग कहेंगे देखो क्या बेवकूफ़ी बातें ये लोग कर रहे थे, आज ChatGPT क्या बन गया, क्या शानदार से काम है। तो ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे बैठ के टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके आने वाले थ्रेट्स को अगर आप नहीं रोकेंगे तो शायद एक बहुत ही ख़राब सोसाइटी की तरफ हम बढ़ेंगे, जहाँ पे एक ऐसा डिजिटल डिवाइड क्रिएट होगा कि कुछ लोगों के पास वो ताकत होगी जो 10 दिन पहले किसी चीज़ को जान जाएंगे और आपकी ज़िंदगी को रेगुलेट करेंगे। इसलिए इसका रेगुलेशन ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमान होगा।